नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बजट बनाया जाता है, कैसे एक सीमित राशि में हम किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। इसमें गांधी जी द्वारा कोई एक नया आश्रम स्थापित करने के लिए जिस जिस सामान की आवश्यकता है उसके आधार पर एक बजट बनाया गया है। किस प्रकार से सामान खरीदना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि गांधी जी के आश्रम की व्यवस्था कैसी थी, वे किस प्रकार से अपने आश्रम की व्यवस्था का संचालन करते थे, कितने वो स्वावलंबी थे, कितने कार्य हैं जो वो स्वयं करना पसंद करते थे। इन सब बातों का पता हमें इस पाठ से चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की जरूरत भी होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता भी होगी। हथकरघा हाथ से बुनाई की जो मशीन होती है बेटा, उसे कहते हैं।
कुछ घरेलू सामान की एक लिस्ट उन्होंने और बनाई हुई है। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। वैशाख बदी 13, मंगलवार 11 मई 1915। बच्चों ये जो बजट है ये 1915 में बना था, डेट इसमें लिखी हुई है। इसके माध्यम से आप लोग भी सीख सकते हो कि किस प्रकार से बजट बनाया जाता है। इसमें आने वाले जो कुछ मुश्किल शब्द थे हम उनकी बात करते हैं। अनुमानित यानी अंदाज के अनुसार, लगभग, संभावना, आशा, व्यवस्था, प्रबंध, इंतजाम, प्रबंध, शिक्षण, शिक्षा से संबंधित। आइए बच्चों अब हम प्रश्न देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्योंकि गांधी जी कोई भी कार्य स्वयं करने पर विश्वास करते हैं। वे लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये काम खुद किए जाएं। एक तो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरे के मुंह की तरफ नहीं ताकना पड़ेगा और पैसा भी कम खर्च होगा। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। इसको आपने ढूंढना पड़ेगा बच्चों, किताबों में से ही ढूंढना होगा कि किस तरह से वो अपने हिसाब किताब के प्रति चुस्त थे। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी कोई बड़े बड़े कार्य हुए, सब में गांधी जी के पास हिसाब किताब का काम था और कभी भी उन्होंने 1 रुपया फिजूल खर्च नहीं किया, ना ही उनका कभी हिसाब इधर उधर हुआ। अब मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या घटाना चाहेंगे। इसके लिए बच्चों आप स्वयं सोचिए कि किस तरह से आपने, अगर एक बाल आश्रम खोलना है जिसमें लगभग 20 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से आप बजट बनाओगे जैसे गांधी जी ने बनाया है। चौथा प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। ये भी आप देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आमतौर पर आपको माता पिता नहीं करने देते कि आप बहुत छोटे हो, अभी अभी आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप करना चाहोगे? देखिए, जैसे ये आपके वैसे तो अपने ही कल्पना पर आधारित है या आपके मन में जिस तरह की भावनाएं हैं ये उसी पर आधारित है। फिर भी कुछ एक काम होंगे, किसी को गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, किसी को मिट्टी से कुछ काम करना अच्छा लगता है, किसी को खेती बाड़ी या बागवानी का शौक है। तो
कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि सीखना चाहेंगे हम और करके ही छोड़ेंगे, तो आप उनकी लिस्ट बनाओगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद हम आश्रम के ये उद्देश्य जान सकते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं हम? एक तो आने वाले अतिथियों का सत्कार करने की बात आई थी ना पीछे, कि अगर कोई मेहमान आते हैं परिवार सहित तो उनके लिए अलग से होना चाहिए। जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं देने की बात, बेकार लोग जो हैं उनको भी एक नया काम मिल जाएगा, आजीविका मिल जाएगी, परिश्रम का महत्व समझ में आएगा। खुद काम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मेहनत करने से क्या फायदे हैं या मेहनत का क्या महत्व होता है। छोटे उद्योग धंधों को भी बढ़ावा देना, किसी किन्हीं बड़े लोगों से संपर्क नहीं करके वो छोटे छोटे काम खुद करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं सबको। अगला प्रश्न, भाषा की बात है हमारी। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। आइए देखते हैं हम क्या परिवर्तन हो रहा है। देख लीजिए, प्रमाण में इत लगा तो प्रमाणित, व्यथा इत, द्रवित द्रव इत, मुखरित मुखर और इत, झंकृत झंकार और इत, शिक्षित शिक्षा और इत, मोहित मोह और इत, चर्चित चर्चा और इत। अगला प्रश्न है हमारा, इत की ही भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह से साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, मौखिक, मुख और इक। अब आप देखोगे जो ऊ है वो औ में परिवर्तित हो गया है। संवैधानिक, संविधान और इक, विधान है जो छोटी ई की जो मात्रा थी वो आई में परिवर्तित हो गई है। प्राथमिक, प्रथम और इक, यहाँ जो अ था वो आ में परिवर्तित हो गया है। नैतिक, नीति और इक, बड़ी ई जो है वो भी आई में परिवर्तित हो गई है। पौराणिक, पुराण और इक, यहाँ ऊ की जो मात्रा है वो औ हो गई है। दैनिक, दिन और इक, यहाँ भी छोटी ई की जो मात्रा है वो आई में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, इससे संबंधित बच्चों आपको मैं एक अलग से वीडियो दूंगी जिसमें आप इन नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी भी शब्द के बाद इक प्रत्यय लगता है तो उस शब्द का पहला जो वर्ण है उसका स्वर बदल जाता है। जैसे अगर किसी में पहला अ है, जैसे प्रथम में अ है, ए का आ हो गया है। अगर ए है या आ है, इसके साथ इक प्रत्यय लगने से क्या फर्क पड़ता है ये देखिए, तो आ हो जाता है। अगर ई है या ई है या ऊ है, सॉरी ऊ इसमें नहीं आएगा, या ए है तो ये आई हो जाता है। इसी तरह से अगर ऊ है, ऊ है, ओ है तो ये औ हो जाता है। ये परिवर्तन इक लगने से किसी भी शब्द के पहले अक्षर में आता है। ये आप इन उदाहरणों में देख भी सकते हैं। देखिए, मुख में ऊ था तो मौखिक ऊ औ हो गया। संविधान, इसमें विधान जो है ई की मात्रा थी तो ई का आई हो गया है। प्रथम प्राथमिक हो गया है।
नीति में ई जो है वो ऐ हो गई है। इसी तरह से पुराण का उ जो है वो औ हो गया है। दिन का जो ई है वो ऐ हो गया है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, एक बार अलग से भी मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, एक अलग वीडियो इसके लिए आपको दी जाएगी। हाँ, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। चलिए हम लिखकर देखते, कुछ एक मैंने लिखे हैं। देखिए अब राह खर्च, राह के लिए खर्च, इसमें दूसरा क्यों प्रमुख है? क्योंकि देखो बात खर्च की गई है बच्चों, लेकिन किस पर किया गया खर्च, या कौन सा खर्च? जो हमने रास्ते में किया। तुलसी कृत, कोई चीज है जो तुलसी द्वारा लिखी गई है या उनके द्वारा कोई किया गया काम है, तो जो किया गया है मुख्य बात तो वही है, लेकिन किसने किया? तो तुलसी है। तो इसमें दूसरा ही प्रधान है। गंगा जल, इसमें भी देखा जाए तो बच्चों जल की बात की गई है, लेकिन कौन सा जल है? तो गंगा जल है। तो पहला शब्द तो दूसरे शब्द के बारे में ही बता रहा है, मुख्य दूसरा ही शब्द है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्षेत्र यानी स्थान। इसमें भी अगर देखा जाए तो बात तो स्थान की ही की गई है, लेकिन कौन सा स्थान? खेलने का स्थान, क्रीड़ा का स्थान। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें भी सवार की ही बात है, लेकिन किस पे सवार है? घोड़े पर है, गधे पर है, किस पे? घोड़े पर है। तो इसमें भी यही है। इसी तरह से वनवास, इसमें भी आएगा वन में वास। तो बच्चों ये थे आपके समास। वैसे समास आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये जो पाठ है वो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।